तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुनने अकेडमी पर। हम लोगों ने वर्णमाला में स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा था और उसमें हमने डिटेल में जाना था स्वरों का वर्गीकरण। उसमें हमने आपको बताया था उच्चारण, उनके जो स्वर होते हैं हमने आपको उच्चारण के आधार पर भी समझाए थे और उत्पत्ति के आधार पर भी समझाए थे, ठीक है। और जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे हो जाते हैं व्यंजन। कौन से? व्यंजन। तो व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन वो होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और हमने ये आपको अच्छे से समझाया था कि ये स्वरों की सहायता से किस तरह से बोले जाते हैं। जैसे हमारा एक कोई व्यंजन है का, उसमें एक स्वर भी छुपा होता है, तो ये हमने आपको समझाया था। ये समझने के लिए आपको हमारा पिछला वीडियो देख लेना होगा, हमने पहली क्लास पढ़ाई थी, उसमें डिटेल में समझाया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजनों की संख्या। तो हमारे व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 39। कितनी होती है? 39। तो इन 39 में क्या क्या आता है? इसमें हमारे 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। और 4 हमारे क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। और 4 हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन। 25 स्पर्श व्यंजन, 25 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन और 4 कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन। कौन से? संयुक्त व्यंजन। और 2 हमारे हो जाते हैं द्विगुण व्यंजन। तो इस प्रकार से ये जो हमारे टोटल हो जाते हैं, कितने होते हैं? 39 होते हैं। अब आपको एक चीज समझ आ रही होगी कि कहीं कहीं पर हमारे जो क्वेश्चन दे दिया जाता है और उसमें बोल दिया जाता है कि हमारे व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो कभी 39 होता है तो कभी 33 होता है। अब हम वो क्वेश्चन किस तरह से लगाएं? जब हमारे 39 भी दिया जाएगा और 33 भी दिया जाएगा तो हम राइट आंसर किस तरह से देखें कि उसमें राइट कौन सा होगा। तो ध्यान रखिए, अगर आपको पूछ ले कि स्वरों की कुल व्यंजन कितने होते हैं, कुल व्यंजनों की संख्या पूछ ले, कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 39। और परंपरागत व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। अब जो ये परंपरागत व्यंजन होते हैं ये 33 होते हैं। इस तरह से पूछ लिया जाए या पूछ लिया जाए कि व्यंजन कितने होते हैं, तो आपको 33 लगाने हैं, ठीक है। अब परंपरागत कैसे? कि जो परंपरागत चले आ रहे हैं, मतलब कि जो आपके संस्कृत भाषा में भी, हिंदी भाषा में भी, और जैसे पाली, संस्कृत, ये जो सब हमारी भाषा हिंदी की है, इससे चले आ रहे हैं, वो हमारे कितने हो जाते हैं? 33 हो जाते हैं। और ये हमारे कैसे होते हैं? कुल व्यंजन 39। कितने होते हैं? 39। तो यहाँ पर आपको अब समझ आ गया होगा कि 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं, ठीक है। अब इनका उच्चारण स्थान देख लेते हैं कि जो हमारे ये 39 व्यंजन है, इसमें 25 और 4 और 4 और 4 और 2, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तो चलिए देखते हैं उच्चारण स्थान डिटेल में इनको समझते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं का उच्चारण स्थान। अब उच्चारण स्थान के आधार पर ये हमने 25 स्पर्श व्यंजन लिए। कितने? 25। का, ख, ग, घ, ड़। अब आप देखिए, आप कहेंगे कि इसमें हलंत लगा हुआ है, क्योंकि हलंत इसलिए लगा है क्योंकि ये अभी स्वर रहित हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? व्यंजन पढ़ रहे हैं। और व्यंजन कैसे होते हैं? स्वर रहित होते हैं। कैसे होते हैं? स्वर रहित होते हैं। अगर इसमें हम हलंत नहीं लगाएंगे, अगर हम इसे का को इस तरह से लिख देंगे, तो इसमें अभी क्या छुपा हुआ है? आपका स्वर छुपा हुआ है। तो इसमें स्वर किस तरह से निकलेगा? का प्लस आ, इस तरह से। तो ये जो इस तरह से हलंत लगा हुआ है, ये कैसा है? स्वर रहित है। कैसा है?
स्वर रहित है। तो आपको समझ आया कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो व्यंजन पढ़ रहे हैं, और व्यंजन कैसे होते हैं, स्वर रहित होते हैं, जो स्वर की सहायता से नहीं बोले, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो चलिए ठीक है, तो इसमें अभी हमारे यहाँ स्वर नहीं है, तो ये इसे क्या कहते हैं, का वर्ग। क्या कहते हैं, का वर्ग। और इसे चा वर्ग, और इसे टा वर्ग। उसी तरह से ये हमारा हो जाता है ता वर्ग, और ये हो जाता है हमारा पा वर्ग। अब देखिए ये एक तरह का वर्ग है। क्या है, वर्ग बना हुआ है। क्या बना हुआ है, वर्ग बना है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन। क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन। ठीक है, क्या कहते हैं इन्हें, वर्गीय व्यंजन। अब देखिए जो इस तरह से है, हमारे इस तरह से लाइन को क्या कहते हैं, ये सब क्या कहलाएगा, का वर्ग के अंतर्गत। जो ये का, खा, गा, घ, रा, ये किस में आएगा, का वर्ग के अंतर्गत। लेकिन जब आपको इस तरह से दे दिया जाए तो इसमें क्या, प्रथम वर्ग, प्रथम वर्ग। उसी तरीके से ये द्वितीय वर्ग। इस तरह से जो इस तरह से आपको दिए जाएंगे वो कहलाएंगे प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, चतुर्थीय वर्ग और पंचमा वर्ग। ये क्या कहलाता है, पंचमा वर्ग, पंचमा वर्ग। और पंचमा वर्ग ये होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, नासिक, किसे बोले जाने वाले या अनुनासिक वर्ग। क्या कहते हैं, नासिक या अनुनासिक वर्ग कहते हैं। ठीक है, और देखिए इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, का वर्ग का वर्ग के किस तरह से बोले जाते हैं, का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। किससे होता है, कंठ से। उसी तरीके से चा वर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है, तालु से। और उसी तरीके से टा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है हमारा मूर्धा से। ता वर्ग का उच्चारण स्थान होता है हमारा दंत्य से। और पा वर्ग का हमारा उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ से। किससे, ओष्ठ से, होठ से। किससे, होठ से। अब देखिए आपको इतना समझ आ गया। ठीक है, और ये जो हमारे होते हैं 5 पंचमा वर्ग के अक्षर, ये क्या कहलाते हैं, नासिक, नासिक, नासिक व्यंजन या अनुनासिक व्यंजन। ठीक है, अब देखिए बोल के देखिए, का वर्ग किससे बोला जाता है, कंठ से। बोलो, का, ख, ग, घ। आपने जब का बोला, का, तो आपका भार किस पे पड़ा, कंठ पे पड़ा। किस पे पड़ा, कंठ पे। और यहाँ पर आपको जब कंठ पे पड़ा तो ये क्या कहलाएगा, कंठे वर्ग। क्या कहलाएगा, कंठे वर्ग। तो का वर्ग के बोले जाने वाले सभी अक्षर किससे कहलाएंगे, कंठे वर्ग के। उसी तरीके से चा वर्ग के बोले जाने वाले सभी अक्षर क्या कहलाएंगे, तालु से। किससे बोले जाते हैं, तालु से। और टा वर्ग के बोले जाने वाले अक्षर किससे बोले जाते हैं, मूर्धा से। और ता वर्ग के दंत्य से, पा वर्ग के होठ से। किससे, होठ से। अब देखिए जैसे ये हमारा मुंह है और ये हमारे क्या है, दांत। इसी तरीके से हमारा कुछ जबड़ा होता है, तो ये हमारे दांत हैं। ठीक है, तो जो ये यहाँ के ये इधर वाला भाग ये हमारा क्या कहलाता है, कंठ है। क्या कहलाता है, कंठ। तो जब कंठ कहलाता है तो का वर्ग के बोले जाने वाले अक्षर क्या होते हैं, कंठ। जब आप का बोलिए, क, ख, ग, घ, तो आप यहाँ पर उंगली रखिए। और जब आप बोलते हैं क, तो आपका भार किस पे पड़ता है, कंठ पर। तो ये जो ये होता है, ये आपका क्या होता है, कंठ होता है। तो का वर्ग किससे हो जाता है, कंठ से। और उसी तरीके से जो हमारे च वर्ग किससे बोला जाता है, तालु से। किससे बोला जाता है, तालु से। अब तालु क्या होता है, जो आपके दांत हैं और इसके जो दांतों के इधर जो तुरंत खाली वाला हिस्सा, वो क्या कहलाता है हमारा, तालु। क्या कहलाता है, तालु कहलाता है। क्या कहलाता है, तालु। तो आप ये बोलिए, च वर्ग के अक्षर बोलिए, च, छ, ज, झ। जब आप च बोलते हैं तो आपकी जीभ कहाँ पर रखी होती है, जो दांतों के अंदर निचला वाला हिस्सा होता है, जो दांतों के अंदर नीचे का हिस्सा होता है, खाली वाला हिस्सा।
वहां पर आपकी जीभ रखी हुई होती है। तो जब आपकी जीभ वहां पर रखी हुई होती है वही हमारा क्या होता है, तालु होता है। क्या होता है, तालु होता है। तो ये चा वर्ग के आपके अक्षर किससे बोले जाते हैं, तालु से। ठीक है, समझ आया। उसी तरीके से टा वर्ग के किससे बोले जाते हैं, मूर्धा से। किससे बोले जाते हैं, मूर्धा से। तो मूर्धा क्या होता है, जो यहाँ पर होता है, ये हमारा क्या कहलाता है, मूर्धा। क्या कहलाता है, मूर्धा कहलाता है। अब देखिए, जैसे अब यहाँ पर कहाँ पे मूर्धा, जैसे आपके नाक के निचला हिस्सा, नाक के तुरंत नीचे होता है जो खाली जीभ से जो ऊपर होता है खाली हिस्सा, और नाक से नीचे वाला, वो क्या कहलाता है, तालु कहलाता है। तो आप बोलिए ट, ठ, ड, ढ। जब आप ये शब्द बोलते हैं तो आपकी जीभ कैसी रोल होती है, इस तरह से रोल होती हुई दिखती है। इस तरह से रोल होती हुई दिखती है, और आपकी कहाँ पे लगती है, तालु पे लगती हुई दिखती है। तालु को स्पर्श कर रही है। किसको स्पर्श करती हुई दिख रही है, तालु को स्पर्श करती हुई दिख रही है। बोलिए, बोलो ट, ठ, ड। जब आप ये शब्द बोले तो आपकी जीभ तालु को स्पर्श करती है, और तालु हमारा ये वाला हिस्सा होता है, नाक के जस्ट नीचे वाला हिस्सा। कौन सा, नाक के नीचे वाला हिस्सा। और जो तो और आप जब टा बोलते हैं तो आपकी जीभ किस तरह से रोल होती हुई दिखती है, घूमती हुई दिखती है। तो ये हमारे टा वर्ग के किससे बोले जाते हैं, मूर्धा से। किससे बोले जाते हैं, मूर्धा से। उसी तरीके से ता वर्ग के सभी अक्षर किससे बोले जाते हैं, दंत से। बोलिए त, थ, द, ध। प्रयास कीजिए, त, थ, द, ध। जब आप ता बोलते हैं तो आपकी जीभ किस पे लगती है, आपके दांतों पे लगती है। किस पे लगती है, दांतों पे। तो आपके दांतों का हिस्सा क्या कहलाता है, ये दंत है। क्या कहलाता है, दंत। ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, दंत। तो आप ता वर्ग के अक्षर बोलते हैं तो किससे बोलते हैं, दंत से। किससे बोलते हैं, दंत से। तो आप बोलिए त, थ, द, ध। तो इस तरह से जब आप ये शब्द बोलते हैं तो आपकी जीभ दांतों को स्पर्श करती है। किसको स्पर्श करती है, दांतों को। और जब आपकी जीभ दांतों को स्पर्श करे तो वो क्या कहलाते हैं, दंतय कहलाते हैं। दंतय वर्ग के अक्षर कहलाते हैं। उसी तरीके से हमारा पा वर्ग का आता है। आप जब पा वर्ग के अक्षर बोलते हैं तो आप बोलते हैं प, फ, ब, भ, म। जब ये शब्द बोलते हैं तो आपके ओंठ एक दूसरे में मिलते हैं। कैसे, आपके ओंठ एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो उसी तरीके से जो ये पावर का हमारा अक्षर होता है, ये किससे बोला जाता है, होठ से। और जो होठ होते हैं हमारे दांतों के नीचे वाले होते हैं। कौन से, ये। तो ये क्या कहलाते हैं, होठ। क्या कहलाते हैं, होठ। तो हमारा पावर किससे बोला जाता है, होठ से। किससे बोला जाता है, होठ से। तो किससे बोला जाता है, होठ से। समझ आया। इसी तरीके से हमारे ये 25 क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। और जो हमारे ये होते हैं, ये पंचमा वर्ग, अड़ा, व, ड, न, म। इन्हें बोलिए। जब आप बोलते हैं न, जब आप न बोलते हैं तो आप किससे बोलते हैं, नाक के स्वर से निकलते हैं। आवाज किससे निकलती है, नाक के स्वर से। और जहाँ पे नाक के स्वर से आवाज निकलती हुई दिखे वो क्या कहलाते हैं, नासिक के व्यंजन। क्या कहलाते हैं, नासिक के व्यंजन। बोलिए ड़ा, ड़ा बोला आपने तो क्या नाक के स्वर से आवाज आई। किससे आई, नाक के स्वर से। और जब नाक के स्वर से आवाज आई वो क्या कहलाता है, नासिक या अनुनासिक व्यंजन। क्या कहलाते हैं, नासिक या अनुनासिक व्यंजन। तो ये हमारे किस में आते हैं, 5 किस में आते हैं, नासिक के व्यंजन में। किस में आते हैं, नासिक व्यंजन में। और ये इन्हें अनुनासिक व्यंजन भी कहते हैं। तो अगला हमारा हो जाता है, हमारे अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण स्थान होता है। अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण स्थान। और अंतस्थ व्यंजन हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, या, र, ल, व। ये हमारे क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है, 4। अब आइए इनका देख लेते हैं, इनका उच्चारण स्थान देख लेते हैं। इनका उच्चारण स्थान क्या क्या होता है। जैसे या वर्ग हमारा किससे बोला जाता है, तालव्य से। किससे बोला जाता है, तालव्य से। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु। क्या होता है, तालु। तो आप बोलिए या। जब आप या बोलते हैं तो आपकी जीभ कहाँ पे रखी होती है, तालु पे रखी हुई होती है। तो वो किससे बोला जाता है, तालव्य से। उसी तरीके से हमारा रा, जब आप रा बोलते हैं तो वो किससे बोला जाता है, दंतमूल और मसूड़ा। दंतमूल और मसूड़ा के बीच वाले हिस्से को रा जब बोलते हैं तो स्पर्श करता है। बोल के देखिए, र। तो आपके दंतमूल और मसूड़े के बीच के हिस्सा स्पर्श करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, वर्तस्य व्यंजन। क्या कहते हैं,
वर्तस्य व्यंजन। आपका जो रा है किससे बोला जाता है? वर्तस्य से। किससे बोला जाता है? दंतमूल और मसूड़ा से। तो इसे क्या कहते हैं? वर्तस्य व्यंजन। उसी तरीके से ला बोला जाता है हमारा। ला किससे बोला जाता है? दंतमूल से और मसूड़ा से। किससे बोला जाता है? दंतमूल और मसूड़ा से। तो इसलिए इस प्रकार इसे क्या कहते हैं? वर्तस्य व्यंजन। क्या कहते हैं? वर्तस्य व्यंजन। उसी तरीके से जब आप व बोलते हैं, व बोल के देखिए, व जब आप व बोलते हैं तो आपका जो ओंठ के ऊपर, जो आपके दांत का ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाले दांत निचले वाले होंठ पे लगते हैं। किस पे लगते हैं? निचले वाले होंठ पे। आपके ऊपर वाले दांत जब निचले वाले होंठ पे लगते हैं तो उसे क्या कहते हैं? दंतोष्ठ कहते हैं। आप बोलिए व। जब आप व बोलते हैं तो आपके जो ऊपर वाले दांत हैं वो किस पे लगते हैं? नीचे वाले होंठ पे लगते हैं। तो जब आपके ऊपर वाले दांत नीचे वाले होंठ पे लगते हैं तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? दंतोष्ठ। क्या कहते हैं? दंतोष्ठ। ओंठ और दांतों से मिलकर क्या बनता है? दंतोष्ठ। तो इसे क्या कहते हैं? दंतोष्ठ। अब देखिए, ये हमारा या होता है और वा, इन्हें क्या कहते हैं? अर्ध व्यंजन। अर्ध व्यंजन कहते हैं। और उसी तरीके से जो हमारा रा होता है इसे क्या कहते हैं? लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन। देखिए, जब आप रा बोलते हैं, जब आप रा बोलेंगे तो आपकी जीभ कैसे एकदम गोल गोल रोल की तरह गोल गोल होगी। कैसी होगी? गोल गोल होगी। तो इसलिए इसे क्या नाम दिया जाता है? लुंठित व्यंजन भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? लुंठित व्यंजन भी कह देते हैं। और ये रा और वा, इन्हें अर्ध व्यंजन क्यों कहते हैं? जब आप संधि पढ़ेंगे तो आपको उसमें अच्छे से समझ आएगा कि इसे हम अर्ध स्वर क्यों कहते हैं। क्योंकि ये जो हमारे संधि में पढ़ते हैं तो उसमें आधे शब्द लिए जाते हैं। तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? अर्ध स्वर व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध स्वर व्यंजन। उसी तरीके से जो अगला हमारा हो जाता है ऊष्म व्यंजन। तो चलिए देखते हैं ऊष्म व्यंजन का उच्चारण स्थान। ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण स्थान। अब ये ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने? 4। और कौन कौन से होते हैं? स और हा। तीनों सा और हा, ये हमारे क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। तो इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? जैसे जब हम इन तीनों को पढ़ते हैं तो इन्हें पढ़ने में कुछ हमारा उच्चारण निकलता है, एक सा निकलता है। कैसे निकलता है? जैसे हमने बोला स, तो एक सा निकलता है। लेकिन जब इनका उच्चारण स्थान होता है वो अलग अलग होता है। देखिए, जैसे हमारा ये सा है तो ये किससे बोला जाता है? तालु से। किससे बोला जाता है? तालु से। तो बोलिए स। तो जब आपने स बोला तो आपकी जीभ किससे? तालु पे रखी हुई है। तो ये सा हमारा किससे बोला जाता है? तालु से। इसलिए इसका वर्ग स्थान क्या हो जाता है? तालव्य हो जाता है। क्या हो जाता है? तालव्य हो जाता है। उसी प्रकार जब हम ये वाला सा बोलते हैं, षटकोण वाला सा, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? मूर्धा। क्या हो जाता है? मूर्धा। जब हम षटकोण वाला सा बोलते हैं तो उसका उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाता है। ये मूर्धा से बोला जाता है। इसलिए इसका वर्ग क्या कहलाता है? मूर्धन्य। क्या कहलाता है? मूर्धन्य। उसी प्रकार से जब हम ये सा बोलते हैं, सफेरा वाला सा बोलते हैं, तो ये हमारा किससे बोला जाता है? दंत और मूल से। दंत और मूल से। किससे बोला जाता है? दंत और मूल से। तो इस तरह से इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? वर्तस्य। क्या हो जाता है? वर्ग इसका वर्तस्य। उसी तरीके से जब हम हा बोलते हैं तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? स्वर और यंत्र। स्वर और यंत्र से। तो इस तरह से इस हा का वर्ग हो जाता है, क्या कहलाता है? स्वरय तंत्र। क्या कहलाता है? स्वरय तंत्र। अब यहाँ से हा से एक क्वेश्चन और बन जाता है। ये जो हमारा हा है इसे क्या कहते हैं? काकल्य। काकल्य व्यंजन। तो यहाँ पर एग्जाम में ये भी बोला जाता है, वो पूछ लिया जाता है कि काकल्य व्यंजन कौन सा है। तो आपको अच्छे से पता है कि हा हमारा क्या कहलाता है? काकल्य व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? काकल्य व्यंजन कहलाता है। और उसी तरीके से जो हमारे द्विगुण व्यंजन होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और वो कौन कौन से होते हैं? एक हमारा डा हो जाता है ये, और एक ये हमारे कितने होते हैं? 2 होते हैं। द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 2। डा और ढा। तो ये हमारे द्विगुण व्यंजन हो जाते हैं। कौन कौन से? द्विगुण व्यंजन। इन्हें हम और उच्छिष्ट व्यंजन भी कह देते हैं। द्विगुण व्यंजनों को हमारा दूसरा नाम क्या दिया जाता है? उच्छिष्ट व्यंजन। क्या दे दिया जाता है?
उत्क्षिप्त व्यंजन। कभी कभी एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं, तो उसमें आपको ये शब्द दे दिए जाएंगे। तो आपको पता है कि जो हमारे द्विगुण व्यंजन होते हैं उन्हें हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी कह देते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही देखते हैं और अगली क्लास में जो हम देखेंगे वो हमारे हो जाएंगे कौन से, संघर्षी व्यंजन। कौन कौन से, संघर्षी व्यंजन। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।